हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मीन साउंड का कुछ प्रॉब्लम था। एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक नाउ। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, फिर हमने क्या किया था, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो उसी चीज का आज एप्लीकेशन देखने वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सबको, वेरी गुड इवनिंग। ओके, सबको गुड इवनिंग। हाँ, अभी देखो आवाज आ रही है। चलो अभी आवाज आ गई, ठीक है। हाँ, माइक चेक कर दिया। ओके ओके, ठीक है, अभी आवाज आ रही है। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से जो हम देखो, मैं कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं जो हमने कल सेशन पढ़ा है और जो अभी 2-3 सेशन आने वाले हैं, जो कि लीनियर अलजेब्रा के लास्ट सेशन है। आप देखोगे तो जो गेट के जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली 90% यहीं से ही आते हैं, जो हम कल से पढ़ रहे हैं और आगे जो पढ़ने वाले 3-4 सेशन। इतना सेशन अगर आप अच्छे से देख लोगे तो गेट के 90% क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। और बिलीव मी, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया और जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, गेट में कोई भी ब्रांच हो इस चैप्टर से वहीं से ही क्वेश्चन घूम फिर के आएगा और कहीं से भी क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर ध्यान दो। आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने फर्स्ट लेक्चर जो था लीनियर अलजेब्रा का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसमें यही डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे हम पहचानेंगे, कैसे बताएंगे। कुछ पॉइंट्स वहां पे हमें ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, अगर वो पॉइंट्स फुलफिल होते हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है फॉर अ पर्टिकुलर इक्वेशन, तो हम उसको बोलेंगे वो लीनियर इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पढ़ने से पहले हम पहले सिंपल एक लीनियर इक्वेशन देखेंगे। सिंपल हम एक लीनियर इक्वेशन देखेंगे। यहां पे ध्यान दो, अभी मैं एक लीनियर इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं। देखो, एक लीनियर इक्वेशन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। क्लियर हो गई इतनी बात। ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या है, क्या चीजें हैं जो इस इक्वेशन को लीनियर बनाती हैं। सबसे पहली बात यहां पे मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो अननोन है x और y, जिसमें दो अननोन है x और y। x का कोएफिशिएंट है यहां पे, इसको बोलेंगे 2, y का कोएफिशिएंट है, इसको बोलेंगे 3, और यहां पे इक्वल के राइट साइड पे एक आपको नंबर दिख रहा है जो कि एक नंबर है जो कि है 9, जो कि है 9। तो सबसे पहली बात यहां पे ध्यान दो, यहां पे जो अननोन है उनका पावर 1 है। पहली कंडीशन ये, अननोन का पावर 1 है। दूसरी बात, अननोन्स किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नहीं है। तीसरी बात, अननोन्स का प्रोडक्ट फॉर्म यहां पे इक्वेशन में अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। चौथी पॉइंट, अननोन क्वोशिएंट फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है इस इक्वेशन में। ये हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में। तो वो सारी चीजें, 4 चीजें अगर फुलफिल हो रही है तो आपका लीनियर, उन चारों में से अगर एक भी पॉइंट फेल कर गया तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, उसको फिर हम बोलेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। तो ये मेरे पास सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है, सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो अननोन है x और y, दो अननोन है x और y। अभी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अभी मैं बोलूंगा इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, x और y के वो वैल्यूज, x और y के वो वैल्यूज। अभी यहां पे ध्यान से सुनो, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x और y के वो वैल्यूज अगर वो मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करूंगा और कुछ अरिथमेटिक करूंगा, उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन के नंबर दिख रहा है वो आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो हम बोलेंगे ये x और y इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ये x और y इस सिस्टम का क्या है, ये x और y की जो वैल्यू है वो इस सिस्टम की, सॉरी सिस्टम नहीं, इस इक्वेशन की क्या है, सॉल्यूशन है। वो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो अगर हम इस लीनियर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे और अरिथमेटिक करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन के नंबर है, तो हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात।
अभी यहां पे ध्यान दो, हम देखेंगे इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ध्यान दो, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर x को मैं ले लू लेटेस्ट से 3 और y को ले लू 1, x को मैं 3 लेता हूं, y को 1 लेता हूं, इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 आ गया, इज इक्वल टू 9 आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहां पे देखो, ये जो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने जब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 रखा, y इज इक्वल टू 1 रखा, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया वो क्या आया, 9 आया, जो कि इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये, क्योंकि x और y की वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 3 और 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी बात ये आती है, क्या इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, क्या इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा या और सारे सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है। चलो हम देखते हैं। यहां पे देखो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बाय 2, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बाय 2। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी यहां पे ध्यान दो, अगर मैं y इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो x क्या आएगा, मेरा x आएगा 4.5। क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। देखो, ये वाला ओरिजिनल इक्वेशन था, यहां पे y की जगह 0 रखो, x की जगह 4.5 रखो, फिर से आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी हम अज्यूम करते हैं, लेट अस से y इज इक्वल टू 2। अगर y इज इक्वल टू 2 यहां पे रखूंगा तो x इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा मुझे, 9 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 डेट इज 1.5, डेट इज 1.5। अभी क्या करो, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1.5 रखो और y इज इक्वल टू 2 रखो, फिर से देखोगे 9 आ रहा है, फिर से देखो 9 आ रहा है। ऐसे आप y की कोई भी वैल्यूज ले लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले लो, आपको x इनफाइनाइट नंबर ऑफ x मिलेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, अभी मैं सिस्टम पे नहीं आया हूं। तो इस इक्वेशन के कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस इक्वेशन पे बॉक्स बना दो, क्योंकि यहां पे कुछ चीजें मैं क्लियर करूंगा, फिर हम आगे थोड़ा तेज से जाएंगे, लेकिन अभी सारे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अभी यहां पे ध्यान दो, जब ये इक्वेशन था इसमें अननोन कितने थे, अननोन वेरिएबल्स 2 थे। ठीक है, तो अगर एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, उस केस में हमको क्या मिले, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अभी यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे ध्यान दो। देखो, ये दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, दूसरा एग्जांपल। यहां पे लेट अस से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू है -1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अभी ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इधर x का पावर 1 है, x किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहां पे अननोन कितने हैं बेटा, यहां पे अननोन एक ही है आपका x, यहां पे अननोन आपका x एक ही है। अभी मैं बोल रहा हूं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वो x की वैल्यू अगर वो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, वो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करूंगा जो कि यहां पे एडिशन है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो राइट हैंड साइड पे नंबर है -1। क्लियर हो गई इतनी बात। तो x की वो कौन सी वैल्यू होगी जरा बताओ, x की वो वैल्यू होगी -1, x की वो वैल्यू होगी -1। अगर यहां पे x इज इक्वल टू -1 रखोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, 2x इज इक्वल टू -2 होगा तो x बराबर क्या होगा, -1। अगर मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1 रखता हूं तो ही -1 मिलेगा, और कोई भी x की वैल्यू रखो -1 नहीं मिलने वाला। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, और उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। देखो यहां पे हम सिस्टम पे जा रहे हैं, लेकिन इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझो, धीरे धीरे इन चीजों को समझो, ताकि आपको यहां से और चीजें ज्यादा क्लियर हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पे एक बात नोट करो, अगर आपके पास एक इक्वेशन है, अगर आपके पास एक इक्वेशन है
और एक ही अननोन है, एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मींस अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स दोनों सेम है, जैसे कि यहां पे दिख रहा है अननोन भी एक है, इक्वेशन भी एक है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन सेम है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस यहां पे देखो एक है लेकिन अननोन दो है, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन अननोन, तो उस केस में आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहां पे मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर हो गई इतनी बात। तो एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो आपको क्या मिल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर नंबर ऑफ अननोन्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो आपको क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। ये सिर्फ कब की बात है, जब आपके पास सिंगल लीनियर इक्वेशंस हो। जब हम सिस्टम पे जाएंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, चलो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? वीडियो क्वालिटी इज नॉट गुड सर, वीडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके ठीक है, यहां से मुझे सिग्नल मिल गया, सब ठीक है। आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ा दो, 360 पिक्सल पे देखो भाई। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो। अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो, नहीं तो फिर हम बढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ। नहीं तो हम क्या बढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक अगर कुछ डाउट है तो बता दो, नहीं तो हम बढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ। क्लियर हो गया? ओके, फटाफट कमेंट करो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है यहां तक तो फटाफट कमेंट करो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके क्लियर सर, ओके क्लियर। चलो अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे हम बढ़ रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, सिंपली हमने यहां पे एनालिसिस किया किसका, सिंगल लीनियर इक्वेशन का। और अगर मेरे पास एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास कलेक्शन है मोर देन वन लीनियर इक्वेशन का तो हम क्या बोलेंगे, वो होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एग्जांपल, चलो यहां पे एग्जांपल लिखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेट अस से मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहां पे देखो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, इसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि यहां पे क्या है, मेरे पास दो इक्वेशन है। ऐसे ही तीन इक्वेशन भी हो सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, x 3x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू -2 ये भी क्या है, मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या है, उसमें तीन इक्वेशन है। क्या है, तीन इक्वेशन है। और अननोन भी कितने हैं, तीन है। अननोन भी कितने हैं, तीन है। यहां पे अननोन कितने थे, दो थे। मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है। ऐसा जरूरी नहीं है जितने अननोन होंगे उतने ही इक्वेशन हो, ये भी एक सिस्टम पॉसिबल है। x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5, 2x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 7 तो ये भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि यहां पे भी क्या है, एक से ज्यादा इक्वेशन है मेरे पास, तो ये क्या होंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पहला सिस्टम, ये इसको बोलेंगे दूसरा सिस्टम, ये मेरे पास क्या है, तीसरा सिस्टम। ये मेरे पास क्या है, तीसरा सिस्टम। अभी अननोन्स के लिए कभी हम ऐसा यूज कर सकते हैं एक्स वाई जेड, या कभी हम ऐसा यूज करते हैं एक ही सिंगल वेरिएबल यूज कर सकते हैं। मींस एक ही सिंगल में के लेटर को यूज कर रहा हूं, लेकिन वहां पे सबस्क्रिप्ट में क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अननोन्स को हम एक्स वाई जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 4 अननोन हो गए, 5 अननोन हो गए, तो उसकी इजीनेस के लिए हमने क्या कर दिया, सिंपली हम एक ही लेटर को यूज करेंगे, एक्स को या वाई को, जेड को। जनरली एक्स को यूज करते हैं और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? अभी यहां पे एक बात ध्यान दो, जब हम सिंगल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उसका हमें सॉल्यूशन समझ में आ गया। क्या था सॉल्यूशन, क्या था, एक्स अननोन वेरिएबल्स के वो वैल्यू, वो जब इक्वेशन में हम रखेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन जब मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो और मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या होगा, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है मेरे पास और मैं अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या होगा, इसका मतलब होगा, जैसे कि मैं पहला केस लूं तो जो अननोन है x और y के वो वैल्यू मुझे चाहिए जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तो ही हम बोलेंगे ये क्या है,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है इस सिस्टम का। तो एक बात आपको याद रखनी है, जब मैं बोलूंगा कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिया गया है, ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक ऐसा x और y का वैल्यू है जो कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे ये सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि पहला एग्जांपल अगर आप ले लो, मैं अगर बोलूं x इज इक्वल टू -1 ले रहा हूं और y इज इक्वल टू -1 ले रहा हूं, अगर x इज इक्वल टू -1 ले रहा हूं, y इज इक्वल टू -1 ले रहा हूं, तो पहला इक्वेशन क्या होगा, -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2, मतलब पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अभी अगर ये सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, अगर ये सिस्टम का सॉल्यूशन होगा तो ये दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा, सेम अननोन का वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या रखूंगा, x बराबर -1, y इज इक्वल टू -1 और -1 ये क्या हो गया 0, जो कि 1 के बराबर नहीं है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन इस सिस्टम का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो वो सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली सारे इक्वेशंस जो सिस्टम में है उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके ओके ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके ओके, सब 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 ठीक दिख रहा है, सब ठीक दिख रहा है। ओके, कोई डाउट नहीं है। अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना, अभी यहां पे कुछ और मैं चीजें आपको सिखाऊंगा, यहां पे ध्यान दो, मेरे साथ बस बने रहो और फटाफट देखना क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, सिर्फ मेरे साथ यहां पे बने रहो। तो मैंने क्या बताया, अगर सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, अगर वो सॉल्यूशन है तो सारे इक्वेशन साइमल्टेनियसली वो सेटिस्फाई करेगा। अभी मैं यहां पे देखो एलिमिनेशन टेक्निक यहां पे लगा सकता हूं, एलिमिनेशन टेक्निक लगाऊंगा तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, 2x आएगा -1 और x क्या आएगा -1/2, x क्या आएगा -1/2, और अगर मैं यहां पे साइन चेंज कर दूं तो यहां पे क्या आएगा 2y इज इक्वल टू -3, 2y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3/2, y इज इक्वल टू -3 में हम ये 9वीं क्लास से पढ़ रहे हैं कि अगर आपके पास दो इक्वेशन हो, दो अननोन हो, तो उसको एलिमिनेशन टेक्निक से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहां पे क्या आया देखो, मेरे पास x आया -1/2 और y आया -3/2, y आया -3/2। अभी क्या ये इस सिस्टम का सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों वैल्यू को यहां पे दोनों इक्वेशन में रखो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। देखो कैसे, x की जगह में रख देता हूं -1/2, y की जगह रख देता हूं -3/2, तो क्या आ गया -2 आ गया, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड इक्वेशन में देखो x बराबर क्या होगा -1/2 प्लस y क्या होगा 3/2, और ये क्या आ गया आपका 1 आ गया, ये क्या आ गया 1 आ गया। तो ये वैलिड सॉल्यूशन है, ये इस सिस्टम का वैलिड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो सिस्टम में प्रेजेंट है उनको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है, उनको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? अभी थोड़ा धीरज रखो, अभी थोड़ा धीरज रखो, मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस भी यहां पे थोड़ा डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि दो अननोन हो और दो इक्वेशन हो तो उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना बहुत ही इजी है, क्योंकि ये सिंपल क्या है, लाइन के इक्वेशंस है, सिंपली क्या है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस है। अभी मैं दोनों इक्वेशंस को यहां पे प्लॉट करता हूं और देखो इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो देखो, क्योंकि 3 वेरिएबल्स में प्लेन आ जाएगा, उधर समझाना बहुत ही, मैं फिर भी थोड़ा आपको इंट्यूटिवली ट्राई करूंगा समझाने का, लेकिन वहां पे दिखाना, इमेजिनेशन करवाना थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए यहां पे अभी देखो, अभी पहले इक्वेशन को मैं ड्रॉ करता हूं, लाइन को। तो अगर किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है, यहां लाइन का इक्वेशन दिया गया है और उसको मुझे ड्रॉ करना, सिंपली क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट अगर आपको मिल गए तो उनको कनेक्ट करके आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो पहला इक्वेशन अगर मुझे लाइन का पहला अगर जो लाइन दिया गया है, जिसका इक्वेशन दिया गया है, उसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे करूंगा, मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत है। देखो कैसे करूंगा मैं, पहले y को 0 बना देता हूं, तो x क्या आया -2, वो हम कहां पे होंगे, इधर होंगे x एक्सिस पे, ठीक है। और अगर मैं x को 0 बनाता हूं तो y क्या होगा -2, y क्या होगा -2, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गया, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गया स्ट्रेट लाइन का, ये एक इक्वेशन बन गया स्ट्रेट लाइन का। तो ये वाले मतलब क्या हुआ, इस ये वाला लाइन, ये इक्वेशन, सॉरी ये लाइन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू
-2। क्लियर इतनी बात। अभी हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। सिंपली इस इक्वेशन, इसी स्ट्रेट लाइन के लिए भी कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो पहले मैं अज्यूम करूंगा y इज इक्वल टू 0। अगर y इज इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, 1 होगा। x बराबर क्या होगा, 1 होगा। मतलब हम यहां पे कहीं पे आएंगे। और अगर मैं x को 0 रखूं तो y बराबर क्या होगा, -1। y बराबर क्या होगा, -1। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और वो पॉइंट कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। वो कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन आया, वो सॉल्यूशन वो पॉइंट देगा आपको जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पे देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही होंगे। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -1/2, -3/2। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो ही सिंपली हम देख रहे हैं। इसका मतलब आपके पास दो इक्वेशंस थे, आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो अननोन है। तो उनका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है एक्चुअली, जो उसका एक सॉल्यूशन आ रहा है, जो उसका एक सॉल्यूशन आ रहा है वो आपको ये बता रहा है कि दोनों लाइन कहां पे किस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेली चलती है, डेली चलती है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास डेली चलती है। ज्योमेट्री इज वेरी इजी। ठीक है, मैं ज्योमेट्रिकली आपको थोड़ी चीजें यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि एक्चुअली होता क्या, क्योंकि ये भी कभी कभी गेट एग्जाम में काम आती है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि यहां पे देखो एक ही सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, इसलिए क्या हो गया अपने पास, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अभी बात ये आती है, अभी बात ये आती है, क्या अगर आपके पास, हमको बचपन से पढ़ाया जा रहा था 9वीं 10वीं क्लास में, अभी आगे उसको थोड़ा एडवांस मोड में सीखेंगे। बात ये आती है, अगर मेरे पास दो अननोन हो और दो इक्वेशन हो तो क्या हमेशा हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्या हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? बात ये आती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे पास दो अननोन है और दो लीनियर इक्वेशन है तो क्या हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? क्या हमेशा ये दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? चलो आइए हम देखते हैं, इन चीजों को भी देखते हैं कैसे कैसे और चीजें आगे बढ़ेंगी। क्या दो अननोन हो और दो लीनियर इक्वेशंस हो किसी सिस्टम में, तो क्या उनके मतलब सॉल्यूशन हमेशा यूनिक होंगे या और कुछ भी हो सकता है? चलो इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखते हैं, चीजों को समझते हैं, क्या क्या चीजें पॉसिबल है, क्या क्या चीजें पॉसिबल है, इनको हम समझते हैं। चलो आओ देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। लेट अस से मेरे पास ये इक्वेशन है, x प्लस y इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -2। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, ये मेरे पास दो इक्वेशन है। तो देखो यहां पे दो लीनियर इक्वेशन है, दो अननोन है, दो लीनियर इक्वेशन है, दो अननोन है। इनको अभी हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं क्या इनका रिजल्ट आ रहा है। क्या आपको हमेशा, अगर हम पढ़ते थे नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल हो तो हमेशा आपको सॉल्यूशन, आप फाइंड कर सकते हो सॉल्यूशन, क्या वो यहां पे पॉसिबल है? चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, y बराबर 0 रखो तो x क्या आएगा, 1 आएगा। x यहां पे आएगा 1, x बराबर 0 रखो तो y क्या आएगा, यहां पे 1, y क्या आएगा, यहां पे 1। इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी दूसरा इक्वेशन बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। अगर y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो x क्या आएगा, -2 आएगा। और अगर x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो y क्या आएगा, -2 आएगा। क्लियर इतनी बात? इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन देखो एक दूसरे के यहां पे पैरेलल दिख रही है, लेकिन कभी भी किसी भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। और लॉजिकली भी चीजों को समझो तो अगर किसी दो नंबर्स का एडिशन 1 हो रहा है तो सेम दो नंबर्स का एडिशन -2 कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी दो नंबर को ऐड करके 1 आ रहा है तो सेम दो नंबर को ऐड करके -2 तो आ ही नहीं सकता। तो सिंपली हम लॉजिकली भी देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है और ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो पहला केस हमने पढ़ा था, तो अभी कभी भी माइंड में यह मत सोचना कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स दोनों सेम है, दो अननोन है दो इक्वेशन है तो हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले केस में यूनिक सॉल्यूशन मिला था, सेकंड केस में देखो यहां पे सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। अभी तीसरा केस देखते हैं, चलो और एक्साइटिंग केस है। तीसरा केस हम देखते हैं, यहां पे ध्यान दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसको ज्योमेट्रिकली हम समझेंगे, यहां पे ध्यान दो ज्योमेट्रिकली। अभी ये चीजें ज्योमेट्रिकली समझाना बहुत इजी है, क्योंकि अभी जब आगे 3 और 4 वेरिएबल में जाएंगे, 3 और 4 वेरिएबल में, तो वहां पे क्या होगा ज्योमेट्रिकली मैं नहीं समझाऊंगा, सिंपली वहां पे कैसे सॉल्यूशन निकालना है गॉस एलिमिनेशन टेक्निक से वो हम सीखेंगे। अभी इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ड्रॉ करूं तो सिंपली देखो क्या होगा। इन इक्वेशंस को अगर ड्रॉ करूं तो y इज इक्वल टू 0 रखूं तो y इक्वल टू 0 के लिए x मुझे यहां पे मिलेगा 2, x इज इक्वल टू 0 रखूं तो y मुझे यहां पे मिलेगा 2। इन दोनों पॉइंट्स को यहां पे ज्वाइन करो तो आपको एक लाइन मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और अगर सेम इस इक्वेशन में करो, y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x 2 आएगा, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y 2 आएगा। मतलब ये इक्वेशन भी सेम लाइन का ही है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अभी क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों लाइन क्या हो रही है, यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, यहां पे भी, 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 यहां पे भी। इसका मतलब ये दोनों लाइंस इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के साथ क्या हो गई है, कोइंसाइड हो गई है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये एक भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो, अगर आपके पास जितने वे अननोन से उतने नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, और यहां पे देखो कभी ऐसा भी केस आएगा जहां पे सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, जहां पे सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। यहां तक सब क्लियर हो गया आपको? यहां तक सब क्लियर? ओके ओके, यहां तक सब क्लियर? हाँ, अगर दो लाइंस यहां पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहां पे देखो दोनों पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। वेरी गुड। और दूसरी बात, दोनों लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। ओके, चलो यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। ओके, क्लियर? यहां तक सबको सब क्लियर हो गया? क्योंकि मैं चाहता हूं ये सब चीजें आपको विजुअलाइजेशन सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी हम जब आगे जाएंगे तो ज्यादा हम 3 वेरिएबल्स के 4 वेरिएबल्स के इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे तो मैं विजुअलाइजेशन आपको नहीं बताऊंगा। वहां पे जो हमारा रैंक का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म का कॉन्सेप्ट कैसे होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, वो सब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। मैकेनिक्स बताऊंगा पूरा सॉल्व करने का, तो उसमें सिर्फ मेथोडोलॉजी फॉलो होगी, ठीक है ना। वहां पे कुछ अभी वहां पे रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूं, विजुअलाइजेशन आपको बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट चीजें क्लियर हो कि नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे यहां पे देखो, अभी हम यहां पे विजुअलाइजेशन देख लिया, अभी यहां पे कुछ हम पॉइंट्स नोट करेंगे, कुछ हम यहां पे पॉइंट्स नोट करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एक जनरलाइज सिस्टम को कैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में मॉडल करते हैं, क्योंकि हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स का यूज करके कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या कंक्लूजन्स निकाले, कंक्लूजन्स हमने क्या निकाले, तो कंक्लूजन्स हमने कुछ यूं निकाले, तो हमने देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने जब एग्जांपल लिखे थे तो वहां पे क्या था, दो इक्वेशन, दो अननोन,
तीन इक्वेशन तीन अननोन, या दो इक्वेशन दो अननोन। इसका मतलब कितने भी लीनियर इक्वेशंस हो सकते हैं, कितने भी अननोन्स हो सकते हैं किसी भी सिस्टम में, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कंक्लूजन में, कंक्लूजन्स में हम ये बोलेंगे अगर हमारे पास क्या हो, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जिसमें क्या हो, n इक्वेशंस हो, n इक्वेशंस हो एंड m अननोन्स हो, क्या हो, m अननोन्स, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, n अननोन्स हो, तो तीन केस पॉसिबल है। क्या तीन केस पॉसिबल है, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दूसरा केस यहां पे क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है दूसरा केस, यूनिक सॉल्यूशन, क्या पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन, क्या पॉसिबल है ये, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहां पे अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसमें n इक्वेशंस है, m अननोन्स है, n m से ज्यादा हो सकता है, n m से कम हो सकता है, n m के इक्वल हो सकता है, तो यहां पे तीन ही चीजें पॉसिबल है और कोई चौथी चीज पॉसिबल नहीं है। क्या, उस सिस्टम का या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, अगर एटलीस्ट एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर आपका, इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर कंसिस्टेंट है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। अगर इनकंसिस्टेंट है उसका मतलब क्या है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि हमने दो इक्वेशन के केस में सेकंड वाला केस देखा था जहां पे दोनों लाइन पैरेलल थी और एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे नहीं कर रही थी। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक सब क्लियर है, कोई डाउट, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, ओके ओके ठीक है, ओके यहां तक किसी को, ओके यहां तक सबको क्लियर हो गया। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इसी में ही आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या, हमने बोला हमारे पास n इक्वेशन से m अननोन से, n इक्वेशन से m अननोन से, तो हम जनरलाइज फॉर्म में नंबर ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे जिसमें n इक्वेशंस होंगे, m अननोन्स होंगे। तो लेटर से हम लिखते हैं, कैसे हम लिखेंगे, a11x1 प्लस a12x2 अप टू हमारे पास कितने अननोन है, हमारे पास m अननोन है, तो हम लिखेंगे a1mxm, a1mxm इज इक्वल टू b1। सिमिलरली सेकंड रो के लिए हम क्या, यहां पे हम कोएफिशिएंट के एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a11 क्या बता रहा है, x1 का कोएफिशिएंट, a12 क्या बता रहा है, x2 का कोएफिशिएंट, a1m क्या बता रहा है, xm का कोएफिशिएंट, और जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है वो क्या है अपना b1। अभी यहां पे ध्यान दो, इसको क्या लिखेंगे, a21x1 प्लस a22x2 अप टू कहां तक जाएगा, ये अप टू जाएगा a2mxm, क्योंकि हमारे पास अननोन्स कितने हैं, xm, और इक्वेशंस कितनी है, n इक्वेशंस, तो यहां पे क्या बनेगा, an1x1 प्लस an2x2। ये वाला नंबर आपको इक्वेशन वाला नंबर बता रहा है। a11 मतलब जो पहला नंबर बता रहा है वो ये कि आप फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, a2 आपको बता रहा है सेकंड इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और क्योंकि n इक्वेशन से मेरे पास, तो मैं लास्ट कहां तक जाऊंगा, n इक्वेशंस तक। an1 ये बता रहा है nth इक्वेशन में ये किसका कोएफिशिएंट है, x1 का। an2 ये बता रहा है nth इक्वेशन में ये किसका कोएफिशिएंट है, x2 का। अप टू हम कहां पे जाएंगे, अप टू हम जाएंगे anm xm इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, b2, और अप टू यहां पे क्या आएगा, bn, क्या आएगा, bn, क्योंकि इक्वेशंस कितने हैं, n है, तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, bm। क्लियर हो गई इतनी बात। और इसी को ही अभी अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें n अननोन से, और सॉरी m अननोन से n इक्वेशंस हैं, तो यहां से इसको हम यहां से दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स, हम वो देखेंगे कितनी मैट्रिक्स निकल रही हैं,
जो सबसे ज्यादा दो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम निकालेंगे और उसी के यूज से हम सॉल्यूशन बनाएंगे, उसी से यूज से हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो पहला आपका होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखो क्या होता है, जो भी यहां पे अननोन वेरिएबल्स दिख रहे हैं उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके एलिमेंट्स को लेके हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे a11 a12 अप टू a1m, अप टू a1m। फिर क्या लिखेंगे सेकंड रो इसका a21 a22 अप टू a2m। फिर क्या लिखेंगे लास्ट रो लिखेंगे an1 a2 सॉरी यहां पे क्या आएगा an2 और यहां पे क्या आएगा लास्ट एलिमेंट anm, ये क्या आएगा anm। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इन चीजों को ध्यान से समझना, इन चीजों को ध्यान से समझना, क्योंकि अभी हम बढ़ रहे हैं आगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां तक सिंपल इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते। ये एक हुआ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर हम लिखेंगे एक कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं, सिंपली वेक्टर भी बोल सकते हैं। उसमें क्या आएंगे, सारे अननोन्स x1 x2 अप टू xm, अप टू xm। फिर हम दूसरा एक कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे b। उसमें सारे वो नंबर्स आएंगे जो इक्वेशंस के कहां पे है, राइट हैंड साइड में, b1 b2 अप टू bn, अप टू bn। अभी ये पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। कैसे, यहां पे ध्यान दो, a11 a12 अप टू a1m, अप टू a1m, a21 a22 अप टू a2m और लास्ट रो क्या आएगा an1 an2 अप टू anm। और यहां पे x जो हमारा कॉलम वेक्टर है वो आएगा x1 x2 अप टू xm इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, इज इक्वल टू आएगा b1 b2 अप टू bn, अप टू bn। सिंपली अभी इन दोनों अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस फॉर्म में लेके आए, मैट्रिक्स फॉर्म में हम लेके आए। मैट्रिक्स फॉर्म में लाने का एक ही रीजन है, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स के कुछ, मैट्रिक्स अलजेब्रा के कुछ रूल्स, लीनियर अलजेब्रा के कुछ रूल्स अप्लाई करके हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उसके लिए अपमोस्ट और फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस में मॉडल करो, मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको मॉडल कर दो, मैट्रिक्स के फॉर्म में मॉडल कर दो। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या सीख लिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमें दिया हुआ है तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमने बनाना सीखा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनता है, जो अननोन वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट को उठा के यहां पे रख दिया, फिर एक यहां पे कॉलम वेक्टर लिखा x का जिसमें सारे अननोन्स हैं, फिर एक कॉलम वेक्टर लिखा, कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हो b, जिसमें सारे इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड वाले राइट हैंड वाले नंबर है वो सब हमने वहां पे लिख दिए एज अ कॉलम, एज अ कॉलम। इन दोनों को यहां पे सॉल्व करोगे तो आपको वापस यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आ जाओगे। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो कि अलजेब्रिक इक्वेशंस है उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। क्लियर इतनी बात, ओके ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला एक देखो हमने क्या क्या सीखा है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाना है, x कैसे बनाना है, b कैसे बनाना है, x इज इक्वल टू b। अभी लास्ट में आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करेंगे हम a/b इज इक्वल टू क्या होगा वो देखो, एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें पहले हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, क्या थे a11 a11 a12 अप टू a1m, फिर क्या आएगा a21 a22 अप टू a2m और लास्ट रो आपका क्या होगा an1 an2 an2 फिर क्या होगा anm। ये हमारा सारा क्या आ गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या आ गया, सॉरी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। फिर हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, फिर b के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे b1 b2 अप टू bn, अप टू bn। क्लियर हो गई इतनी बात।
यहां तक सब क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे लाइन इसलिए खींचा ताकि हमको याद रहे जो ये वाले एलिमेंट्स हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के नहीं है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके इक्वेशन के जो राइट हैंड में टर्म्स हैं ये वो है, उसको याद रखने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे एक हमने लाइन खींच लिया। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे A/B, फिर बाहर बॉक्स बना देंगे ताकि वो दिखा रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गई यहां तक सब चीजें आपको? ओके 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 ओके, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। देखो कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ये था अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो तीन ही चीजें पॉसिबल है, या तो सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन पॉसिबल है इसका मतलब आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है। लीनियर ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलेंगे कंसिस्टेंट। अदरवाइज अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या। जब इन चीजों में जब हम एग्जांपल्स पे जाएंगे तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, लेकिन यहां तक आपको इतना क्लियर हो गया कि आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाना है, वो सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू आपको ये सारी चीजें और क्लियर होंगी। एक बार अगर मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, एक बार अगर मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया तो उस पे मैं क्या चीजें लगाऊंगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, जिसको हम बोलेंगे गॉस एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल के थ्रू गॉस एलिमिनेशन टेक्निक ही सीखेंगे और कुछ और चीजें भी सीखेंगे। जो कल हमने पढ़ा था रो इक्विवेलेंट फॉर्म, उसका यहां पे एप्लीकेशन कैसे लगाना है वो भी देखेंगे, और रैंक का यहां पे क्या यूज होगा वो भी हम देखेंगे। कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, वो आपके नोटबुक में होने चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? अभी यहां पे ध्यान दो, अभी पूरा सीरीज जो चलेगा, अभी जो यहां से लेक्चर आगे जाएगा पूरा सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ही जाएगा। कुछ यहां पे एक कितने प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5, 4-5 प्रॉब्लम है, इनके थ्रू ही आपको सारी चीजें क्लियर करनी। और ट्रस्ट मी, अगर इतना आपने पढ़ लिया तो देख लेना गेट के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही गेट के तो इससे भी आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम अभी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू गॉस एलिमिनेशन टेक्निक को हम समझेंगे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाने के बाद हमें क्या टेक्निक्स लगानी है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पे लिखो, पहला लिखो x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1, 2x3 इज इक्वल टू 1, 2x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और फिर है आपका x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 2, प्लस 4x3 इज इक्वल टू 2। तो मुझे क्या करना है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो अभी इसको कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, वो देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं वो देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख दो x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। अभी मैं एक में लिखूंगा, आगे में नहीं, x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू बी के अगर फॉर्म में लिखे तो a क्या होता है अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और x क्या होता है अननोन्स का जो वेक्टर बनता है वो। तो यहाँ पे अननोन्स 3 है तो क्या होगा x1 x2 x3, और यहाँ पे b में क्या आएंगे, b में वो सारे नंबर्स आएंगे जो इक्वेशंस के कहां पे राइट साइड में 1 2 2। ठीक है, और यहां पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, x1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, x2 का क्या है -1, x3 का क्या है 2, x1 का यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे x2 नहीं है लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं 0 इंटू x2, तो यहाँ पे क्या होगा 0, x3 का क्या है 2, यहाँ पे x1 का क्या है 1, x3 का क्या है -2 और x3 का क्या है 4, x2 का यहाँ पे था -3 और x3 का क्या है 4। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में आ गया। इतना सबको क्लियर? तो ये अपना था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखो ये टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर इतनी बात? तो अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम जब बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख देंगे 1 -1 2, और क्या है 2 0 2, लास्ट रो क्या है 1
-3 4 और यहां पे एक लकीर खींच देंगे ताकि हमको याद रहे ये वाले टर्म्स क्या है, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाले टर्म्स है 1 2 2 1 2 2। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास 3 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, तो क्या सॉल्यूशन इसका निकलेगा, यूनिक निकलेगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो अगर एक बार हम मैट्रिक्स फॉर्म में आ गए तो कैसे पता लगाएंगे। देखो जब हमारे पास 2 इक्वेशंस थे, 2 अननोन थे, तो सिंपली उनको हमने ड्रॉ करके समझ लिया। लेकिन अभी जैसे ही हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पे कुछ मैं रूल्स बताऊंगा आपको, टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यूनिक होगा या सॉल्यूशन होगा ही नहीं। वो देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अभी क्या करो, अभी यहां पे याद रखो, अभी क्या करो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो हमने कल सीखा था, अगर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे जो एलिमेंट्स है सारे, वो क्या कर देंगे, हम जीरो बना देंगे। तो अगर इसको जीरो बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपली मैं क्या करूंगा, R2 को चेंज कर दूंगा। कैसे, R2 - 2R1, क्योंकि मैंने सिंपली क्या किया, R1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें ऐड कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 0। और R3 को कैसे चेंज करूंगा, R3 - R1, क्या करूंगा, R3 - R1, ये R3 है, इसमें क्या किया, R1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें ऐड किया, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। अभी यहां पे ये इक्वल की साइन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि क्या लगा रहा हूं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो साइन चेंज, ओके, 1 - 1 2 1, पहले रो में कुछ भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसकी हेल्प से हम इन दो रोज को चेंज कर रहे हैं, तो इन दो रोज में चेंज आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। 2 क्या करना है, R2 - 2R1, तो R1 को -2 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, -2 + 2, ये हो गया 0। -1 इंटू -2 क्या होगा, +2, तो 0 + 2 क्या होगा, 2 होगा। 2 इंटू -2 होगा -4, 2 - 4 कितना होगा, -2 होगा। और यहां पे याद रखो, क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे पूरा हम लगा रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो इस एलिमेंट्स पे भी लगेगा, क्योंकि ये एलिमेंट इसी रो का है, ये एलिमेंट इसी रो का मेंबर है, ये एलिमेंट इस रो का मेंबर है, और ये जो 2 है ये थर्ड रो का मेंबर है। यहां पे लकीर खींचिए, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं लगाना है, नहीं, लकीर सिर्फ इसलिए खींचिए याद रखने के लिए क्योंकि ये एलिमेंट्स बी के हैं। लेकिन अगर यहां पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो जो इन एलिमेंट्स पे लग रहा है वो इन एलिमेंट्स पे भी लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो 2 यहां पे है, 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया, 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, R3 - R1, R3 - R1 करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा आपका 0, -3 + 1 होगा कितना, -2, और यहां पे होगा 4 - 2 2, और ये कितना आ गया, 2 - 1 1, 2 - 1 1। क्लियर होगा इतनी बात। चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं आगे। ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाना है, 2 और ये क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1, ये 0 0। अभी क्या करेंगे, जो सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 0, 2 - 2 0। अभी सिंपली क्या करो, R3 में क्या कर दो, R2 को ऐड कर दो, क्या कर दो, R2 को ऐड कर दो, तो -2 + 2 हो जाएगा 0, 2 - 2 हो जाएगा 0, 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर होगा इतनी बात, क्लियर होगा इतनी बात। यहां पे सिंपली ये इक्वल का साइन है, टिल्डी का साइन लगा, इसको बोलते टिल्डी, क्या बोलते हैं, टिल्डी। ठीक है, तो इसको ये बताने के लिए कि ये मैट्रिक्स क्या है, रो इक्विवेलेंट है। कल हमने पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स को अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके हम कन्वर्ट करते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो दोनों क्या होते हैं, रो इक्विवेलेंट होते हैं, उसको इस साइन से हम डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, ओके, ठीक है, ठीक है, जिसको अभी पता चला है आज से अटेंड करो, अभी डेली मैथ्स की क्लास चलेगी। ठीक है, ओके, यहां पे मैं रैंक वाला कॉन्सेप्ट आऊंगा, धीरे धीरे आऊंगा, चीजों को समझो, रैंक से पहले भी कुछ चीजें हैं उनको समझो। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आप नोट करो, अभी देखो कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा, अभी यहां पे देखो हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स पे क्या लगाया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए, और ये दोनों मैट्रिसेस, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों क्या है, रो इक्विवेलेंट है, तो जो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा
जो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा वो ही इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। अगर इस चीज को, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को चेंज करके इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखने के लिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमें चाहिए। तो इतना वाला पार्ट हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का है, जो कि कब मिला है? एलिमेंट्री रो अप्लाई करने के बाद। तो हम क्या लिख सकते हैं मॉडिफाइड सिस्टम को? 1 -1 2 0 2 -2 0 0 0। ये मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया है। कब आया ये? जब मैं क्या कर रहा हूं? रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो यहां पे एक बात आप ऑब्जर्व करो, जब मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये लास्ट में जो रिजल्ट मिला और जो यहां पे रिजल्ट मिला है, देखो अभी मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। फिर सिंपली मैं यहां पे वही वेक्टर लिखूंगा x1 x2 x3 और इज इक्वल टू यहां पे जो b वाला कॉलम वेक्टर है वो नया मिलेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, क्या? 1 0 1 1 0 1। तो क्योंकि हमने यहां पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए हैं, ये दोनों मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट हैं, तो जो ये रिड्यूस्ड सिस्टम का, मॉडिफाइड सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा और ये वाला जो सिस्टम है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों इक्वल होगा। वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन दोनों सिस्टम्स का क्या होगा? सॉल्यूशन सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया हो उसको x इज बी फॉर्म में लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमने वापस x इज बी फॉर्म में इस मैट्रिक्स को लिख दिया और हमने क्या बोला? हमारे पास जो ओरिजिनल सिस्टम था ये वाला, और जो हमें ये वाला सिस्टम मिला आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आफ्टर रिड्यूसिंग इट टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा? सेम होगा। दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसका मतलब क्या है वो अभी ध्यान दो, वो अभी ध्यान दो। यहां पे कुछ चीजें आप नोट करोगे, क्या सॉल्यूशन तो सेम ही होगा, लेकिन अभी बात आती है क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? हम यहां पे अभी बैक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे। अभी इनका मल्टीप्लीकेशन करो तो यहां पे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? फर्स्ट रो क्या आएगा? x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू आ गया 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। और यहां पे लास्ट रो क्या आएगा? 0 इंटू x1 0 प्लस 0 इंटू x2 0 प्लस 0 इंटू x3 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जादू हो गया ये तो, मैक्स ही पूरा फेल कर गया। क्या बता रहा है ये इक्वेशन आपका बता रहा है 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम बोलेंगे ये सिस्टम ऑफ जो गिवन लीनियर इक्वेशंस था वो क्या था? इनकंसिस्टेंट था। क्या था? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? क्योंकि यहां पे देखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमने क्या बोला? जो ये वाला रिड्यूस्ड सिस्टम मिला है इसका सॉल्यूशन और जो ओरिजिनल सिस्टम था उसका सॉल्यूशन दोनों इक्वल होंगे। इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमें पता चला, क्या पता चला? ये पता चला कि ये लास्ट रो तो क्या कर रहा है? कंडीशन ये तो कभी ट्रू ही नहीं हो सकता। जो लास्ट में आए क्या है? 0 इंटू x1 0 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 0 प्लस 0 इंटू x3 0 इज इक्वल टू क्या आया है? 1 आया है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इस केस में हम बोलेंगे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गई इतनी बात यहां तक? ओके 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 ओके, ठीक है। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। चलो यहां तक मुझे बता दो कि यहां तक सब आपको क्लियर हो गया? ओके, सेकंड रो में कुछ मिस्टेक, क्या मिस्टेक है सेकंड रो में? ठीक है, मुझे तो कुछ मिस्टेक नहीं दिख रही है यहां पे। देखो चलो आगे एग्जांपल्स आएंगे। ओके ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है? इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है सर, इट्स 101। क्लियर सर? ठीक है, इट्स 101। कहां पे है 101?
कहाँ पे 101? हाँ तो 101 ही तो लिखा है यहाँ पे। चलो वो चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी, जो कंक्लूजन निकालना है उस पर ध्यान दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे और एग्जांपल आएंगे और चीजें क्लियर होंगी। ओके ठीक है, चलो चलो यहां तक ठीक है। अभी यहां पे देखो, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हमने बोला सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन हमारा नहीं निकला है। यहां से कुछ और चीजें भी कंक्लूजन निकलेंगी, वो देखो। अभी यहां पे हम रैंक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये पता लगाने के लिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो हमने पहले ही, मैंने जैसे आपको बताया, जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म, आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हो, उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां पे ध्यान दो, आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अगर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा है, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया। अभी यहां पे ध्यान दो, अभी रैंक ऑफ ए क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का यहां पे रैंक देखो क्या होगा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो इतना ही है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो इतना ही है, इसका रैंक कितना होगा? 2 होगा। इसका रैंक कितना होगा? 2, क्योंकि रैंक का क्या मतलब होता है? नंबर, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, और यहां पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं? 2 है, तो इसका रैंक कितना हो गया? 2 हो गया। इसका रैंक कितना होगा? 2। अभी क्या करो, इसका रैंक मुझे बताओ कितना होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए ये पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसमें देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं? 3 है। पहला रो क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का? 1 - 1 2 1। सेकंड रो क्या है? 0 2 - 2 0। थर्ड रो क्या है? 0 0 0 1। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए लास्ट रो क्या है? नॉन जीरो है, क्योंकि इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 3 है। क्या है? 3 है। तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकालेंगे रैंक के बेस पे, अगर रैंक ऑफ ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का अगर रैंक इक्वल नहीं है, हम क्या करेंगे? कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया हो, उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है। अगर दोनों रैंक बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ गया, रैंक ऑफ ए रेशियो बी, इसका मतलब क्या है? अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक बराबर आ गया, तो सॉल्यूशन 100% एग्जिस्ट करेगा, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो सॉल्यूशन 100% एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर। तो ये था रैंक का कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन हमें यहां पे लगाना है। तो सिंपली अगर हमें पूछा है कि चलो ये बताओ, इतना बता दो कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है, तो सिंपली हम क्या करेंगे? उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कंपेयर करेंगे। अगर दोनों का रैंक इक्वल नहीं आ रहा है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगर दोनों का रैंक बराबर आ रहा है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अभी बात ये आती है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, तो 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। अगर रैंक दोनों का इक्वल आ गया, तो 100% सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही। लेकिन अगर ये रैंक किसका? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का दोनों बराबर है, और लेकिन किससे कम में? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो आपका होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर यहां पे मैंने क्या बोला? अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक तो सेम आ गया, इसका मतलब सॉल्यूशन तो 100% एग्जिस्ट होगा। अभी मैं ये इंटरेस्टेड हूं पता लगाने में कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर इन दोनों का रैंक कुछ नंबर आएगा, वो किससे कम है? टोटल नंबर ऑफ अननोन्स जो कि सिस्टम में है। इस सिस्टम में कितने अननोन्स है? 3। लेट अस से कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसमें 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, उसमें रैंक दोनों का इक्वल आया इज इक्वल टू 2, लेकिन वो 2 किससे कम होगा? 3 से कम हुआ, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आता है, रैंक ऑफ ए बी आता है,
और ये इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो रैंक का कॉन्सेप्ट हम अभी आगे जो एग्जांपल्स प्रोसीड करेंगे वहां पे मैं ये वाले लॉजिक नहीं सिखाऊंगा, सीधा हम रैंक से जाएंगे, चेक करेंगे रो इक्विवेलेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। अगर दोनों का रैंक सेम है तो सॉल्यूशन 100% एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों का रैंक सेम है और वो टोटल नंबर ऑफ जो अननोन्स है या अननोन वेरिएबल्स है उसके इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों का रैंक बराबर है लेकिन वो किससे कम है, टोटल जो सिस्टम में अननोन वेरिएबल्स है उससे कम है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? रैंक वाला कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो गया? ओके 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 ओके। जिसको रैंक का कुछ भी नहीं पता वो लास्ट वाला लेक्चर, रैंक का सिंपली मतलब होता है अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसको हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके जाते हैं तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो हमें बताता है उस सिस्टम का रैंक। ओके ओके। x1 माइनस 2x2 प्लस, अच्छा यहां पे मिस्टेक था। ओके चलो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे मिस्टेक था, यहां पे 1 आएगा। ठीक है चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके क्लियर, यहां तक सब क्लियर हो गया आपको? रैंक वाला कॉन्सेप्ट सब आपको क्लियर हो गया? देखो मैं ऐसा समझ सकता हूं आपको थोड़ी चीजें यहां पे कंजस्टेड लग रही हो, क्लियर नहीं लग रही हो, टेंशन ना लो, मैं 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ओके चलो अभी आगे एग्जांपल बढ़ते। ये तो क्वेश्चन सिंपल था जिसमें मुझे समझाना था रैंक का कॉन्सेप्ट, इसलिए ये वाला क्वेश्चन लिया जिसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो हम यहां पे अभी सीखने वाले हैं दूसरे एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं और उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। देखते हैं फटाफट आप बनाते हो या मैं सॉल्यूशन सबसे पहले बनाता हूं। तो चलो मैं एग्जांपल लिख देता हूं पहले आपके लिए। तो एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल ये होगा आपका, एग्जाम्पल है यहां पे देखो, एग्जाम्पल में लिख रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 52 इज इक्वल टू 52। 2x प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है तो अभी तक ये भी श्योरिटी नहीं है कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ये क्या बोल रहा है, अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो वो फाइंड करो, उसको फाइंड करो। तो अभी यहां से थोड़ी चीजें आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं इसको कैसे सॉल्यूशन फाइंड करूंगा उस पर ध्यान देना, हम इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख देंगे। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में अगर हम लिखें तो x इज इक्वल टू बी वाला फॉर्म लिखना जरूरी नहीं है, वैसे डायरेक्टली हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे जंप कर सकते हैं। ठीक है उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1, दूसरा क्या आएगा रो 2 5 7, तीसरा रो क्या होगा 2 1 माइनस 1। फिर आपका यहां पे आएगा x वाला कॉलम जिसका क्या होगा x y z। फिर यहां पे क्या आएगा कॉलम मैट्रिक्स जो b होता है आपका, वो क्या होगा 9 52 0 9 52 0। अभी हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन तो वहीं से ही मिलेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना अभी सिंपल है, क्या लिखेंगे 1 1 1। फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा 9, क्या आएगा 9। फिर क्या आएगा 2 5 7 2 5 7 52। ठीक है फिर क्या आएगा 2 1 माइनस 1 और फिर क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया सिंपली 0। अभी हमें सिंपली क्या करना है,
पहले वाला जो अप्रोच यूज किया, इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है फर्स्ट रो का, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1। आई होप इसमें आपको अभी कोई भी डाउट नहीं होगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम कैसे और क्यों लगा रहे हैं और ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट रो में कुछ भी चेंज 1 1 1 9 1 1 1 9। ठीक है, ये क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर रहे हैं। तो ये पहला एलिमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि 1 इंटू -2 प्लस 2 0। 1 इंटू -2 5 -2 कितना होगा, 3। 1 इंटू -2 7 -2 कितना होगा, 5। 1 इंटू -2, ठीक है, कितना होगा, 1 इंटू -2 -18। 52 -18 कितना होगा, 34। कितना होगा, 34। 32 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर। तो 2 - 2 हो गया 0। ठीक है, 1 इंटू -2 प्लस 1 कितना आएगा, -1। ठीक है, यहां तक अभी मेरे साथ रहो। ठीक है, और ये क्या आएगा, 1 इंटू -2। 1 इंटू -2, फिर उसको -1 में ऐड कर दिया तो कितना आएगा, -3। कितना आ गया, -3। फिर यहां पे क्या आएगा, देखो 9 को -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर 0 में ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, -18। कितना आ गया, -18। क्लियर हो गई इतनी बात। तो लास्ट रो को फिर से देखो, R3 - 2 R2, 2 - 2 0, 1 - 2 -1, -1 - 2 कितना आ गया, -3, 0 -18 कितना आ गया, -18। ठीक है, तो ये वाला 1 1 1 9 था, 2 5 7 52 था, 2 1 -1 0 था। ठीक है, इसी को यहां पे लिखा देखो, 1 1 1 9, 2 5 7 52, 2 1 -1 0। क्लियर हो गया इतनी बात। अभी यहां पे आगे बढ़ते हैं। अभी मैं देखो क्या कर रहा हूं, सिंपली R2 को और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं। R2 को R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 1 1 1 9 1 1 1 9 0 -1 -3 -18, और लास्ट एलिमेंट मुझे मिलेगा रो 0 3 5 34। ठीक है, 0 3 5 34। क्लियर हो गई इतनी बात। यहां तक कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये आपका आ गया 0। यहां तक किसी को कुछ डाउट है, ये सिंपली हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में चीजों को ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे किसी ने सॉल्यूशन बता दिया, x बराबर 1 y बराबर 3। ठीक है, वो आगे हम जब उसमें हम जाएंगे तो देखेंगे चीजों को आगे क्या निकल रहा है। अभी वो सब छोड़ दो, अभी क्या क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहां तक हम आ गए। अभी मैंने R2 R3 को इंटरचेंज कर दिया। अभी इसका सॉल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे, वो ध्यान दो। अभी हम क्या करेंगे, जो सेकंड रो है उसका क्या करेंगे, उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उससे नीचे जो हम एलिमेंट है उसको क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 3R2। R3 प्लस 3R2। सिंपली 3R2 मैंने क्यों किया, यहां पे ध्यान दो। R3 है, सॉरी R2 है, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। चलो इसको भी मिटा देते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। तो इसका किसी ने बोला है यूनिक सॉल्यूशन आ गया है। चलो हम इसको देखते हैं। फाइनल अभी ये भी होने ही वाला है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, तो आ गया 1 1 1 और ये हो गया 9, ये हो गया 9। दूसरा रो क्या आएगा, 0 -1 -3 -18, और लास्ट ये तो 0 ही होगा, और ये भी हो गया 0। अभी मैंने क्या किया देखो, -3 × 3 -9, 5 - 9 कितना होगा, -4। 5 - 9 कितना होगा, -4। क्लियर हो गया, ये 5 था -9। ठीक है, ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर। अभी ये देखो -18 × 3 कितना होगा, -18 × 3 होगा -54, -54 प्लस 34 कितना होगा, -20। कितना होगा, -20। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अभी ये हमारा आ गया रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, फाइनल मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी मुझे ये बताओ, क्या इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा? बिल्कुल होगा। देखो रैंक ऑफ ए कितना है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इतना, इसका रैंक कितना होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो जो कि 3 है। और जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका भी रैंक देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है।
ये ओवरऑल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, उसका भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने, 1 2 3 3 है। तो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं। और नंबर ऑफ यहाँ पे अननोन्स कितने थे, वो भी 3 थे जो कि n था। इसका मतलब इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर इसको मुझे x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 1 1 0 -1 -3 0 0 -4 और यहां पे क्या आएगा x y z इज इक्वल टू कितना था 9 -18 -20। ठीक है, इसका मतलब जो ओरिजिनल सिस्टम था पहले जो कि यहां पे लिखा हुआ था मैंने मिटा दिया, उसका सॉल्यूशन और इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। तो यहां पे अभी हम अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। क्या अप्लाई करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन। क्यों बैक सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल सिस्टम था, उसको हमने रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया और वापस हम कहां पे जा रहे हैं, x1 x2 x3 फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखो हम यहां लिख सकते हैं पहला इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9 दूसरा इक्वेशन यहां पे देखो क्या बनेगा, -1 इंटू y -3z इज इक्वल टू -18। तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, -4z इज इक्वल टू -20। इसका मतलब z क्या आया मेरा, 5 आया। z क्या आया, 5। अभी z को उठा के यहां पे रखोगे तो y मिलेगा -y -3 इंटू 5 इज इक्वल टू -18 y इज इक्वल टू -18 प्लस 15 -3 तो y आपका आ गया 3, y आपका आ गया 3। ठीक है, पहला वाला इक्वेशन यूज करो तो देखो x क्या मिलेगा, 9 y z जो कि है मेरा 1, तो यूनिक सॉल्यूशन तो हमें पता ही था इसका आएगा ही। और यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि रैंक जो था नंबर ऑफ वेरिएबल्स था, यूनिक सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ गया, इसको इधर सेट हम लिखेंगे तो x y z बराबर क्या आ गया, 1 3 5। ठीक है, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि ये सॉल्यूशन क्या है, सही है या नहीं। जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था उन तीनों में ये x y z की वैल्यू रखो, तीनों इक्वेशन आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या था, यूनिक था और सॉल्यूशन क्या होगा 135। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सबने सही निकाला है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, वेरी गुड, यूनिक सॉल्यूशन बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से जा रहे हो आप। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, क्योंकि आगे जो अब हम बढ़ेंगे तो वहां पे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, यहां पे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, रैंक चेक किया, रैंक सेम है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फाइंड किया और देखा कि यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आ गया। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे जल्दी कमेंट करो, नहीं तो हम फिर आगे और 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी ट्विस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हम जाएंगे। यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके, सब क्लियर, सब चीजें क्लियर है ना, अच्छे से सब आपको आज समझ में आ रहा है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ हमें कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, सब क्लियर हो गया ना यहां पे? ओके, बोल रहे हैं रैंक अगर मोर देन n आ गया तो क्या होगा, वो कभी भी नहीं होने वाला, उसके लिए आप जाओ लास्ट में जो रैंक का लेक्चर पढ़ा है उसमें मैंने रैंक की प्रॉपर्टी लिखाई है, वो जाके पढ़ लो। ठीक है, ओके, रैंक उससे जल्दी कम ज्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके, आसान है सर, बिल्कुल आसान है, हम आसान नहीं होगा तो भी बना देंगे आसान। ठीक है, इतना दम रखते हैं हम आसान नहीं होगा तो आसान बना देंगे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल कुछ यूं है, तो हमने कौन कौन सी चीजें देखी? फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि नो सॉल्यूशन था, दूसरे एग्जांपल में देखा यूनिक सॉल्यूशन था। चलो अभी तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं और देखें इसका रिजल्ट क्या आएगा। तीसरा एग्जांपल है यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू -1, 4x माइनस 2y
प्लस 4x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये मींस लिखा हुआ है क्वेश्चन। 15x माइनस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 21 प्लस 9z इज इक्वल टू 21। ठीक है, यहां पे देखो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू -1, 4x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 8, 15x माइनस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 21। तो ये मेरे पास तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो पहला एग्जांपल देखा था उसमें सॉल्यूशन नहीं निकला, दूसरा एग्जांपल देखा उसमें यूनिक सॉल्यूशन निकला। चलो लास्ट वाला कंक्लूजन यहाँ पे निकलेगा, उसके बाद और कुछ बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स आने वाले। तो मैं भी यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप खुद भी इसका सॉल्यूशन बनाओ कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। रो इकोलन फॉर्म में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको रैंक चेक करना है। अगर रैंक बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर रैंक बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं है, उससे कम है, तो क्या होगा आपका सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे आपके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सिंपली। हम इसको और हम डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे, क्योंकि वहीं से ही सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए पहले कोएफिशिएंट्स क्या लिखेंगे, 1 1 -3, फिर एक यहाँ पे लकीर खींचेंगे, फिर आएगा -1, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा 4 -2 6 8। ठीक है, फिर क्या आएगा 15 -3 9 21 -9 21। देखो अभी यहां पे इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन कैसे हम वर्क को रिड्यूस कर सकते हैं वो देखो। ये वाला रो देखो, सेकंड रो, इसमें 2 कॉमन है, तो हम यहां पे इस रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर ये जो लास्ट रो है इसमें 3 कॉमन है, तो इस रो को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हमारा अरिथमेटिक कम हो जाए। तो मैं R2 को चेंज कर रहा हूं, कैसे, R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली R3 को चेंज कर रहा हूं, R3 को 1/3 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या आया देखो, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम जा रहे हैं। तो पहले रो पे कुछ भी चेंज नहीं, 1 1 -3 1, उसको इसलिए नहीं किया क्योंकि सिंपल 1 है और कॉमन भी कुछ नहीं है। इसको मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे आएगा 2 -1 3 4, इधर 3 कॉमन लिया तो कितना आया 5 -1 3 7। ठीक है, अभी हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम ले जा रहे हैं। ये हमने सिंपली किया चीजों को आसान बनाने के लिए। अगर इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे जो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या बनाने पड़ेंगे, 0। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो R2 को मैंने चेंज कर दिया, कैसे, R2 में क्या करूंगा, R1 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसमें ऐड कर दूंगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड रो दिख रहा है उसमें क्या करूंगा, फर्स्ट रो को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा और थर्ड रो में ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, थर्ड रो में ऐड कर दूंगा। तो वो भी, ये भी, अभी यहां पे क्या इफेक्ट हो रहा है मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, फर्स्ट रो को कुछ नहीं होगा, 1 1 -3 -1। ठीक है, फर्स्ट रो में सब्र रखो, सेशन थोड़ा लंबा जा सकता है लेकिन सब्र रखो, सब इंटरेस्टिंग बनेगा आज। 1 1 -3 -1, इसको क्या किया मैंने, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर R2 में ऐड किया, तो ये हो गया 0। 1 × -2 फिर इसमें ऐड किया -1 में, तो यहां पे कितना आएगा, -3 × -2 कितना होता है, 6 होता है। फिर उसको इसमें ऐड कर दिया, 6 + 3 कितना आएगा, 9। -1 × -2 2 होता है, 4 में ऐड किया तो आ गया 6। ठीक है, सिमिलरली यहां पे ये एलिमेंट आपका हो गया 0। 1 × -5 + 5 0, 1 × -5 को -1 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, -6, कितना आएगा, -6। ठीक है, -3 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 15 + 3 कितना होगा, 18 होगा, कितना होगा, 18 होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। अभी यहां पे ध्यान दो, फिर यहां पे देखो, -1 × -5, -1 × -5 कितना होता है, 5 होता है। 5 को साथ में अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा,
12। ठीक है, अभी यहां पे मुझे कुछ चीजें दिख रही है, वापस से देखो क्या चीजें दिख रही है। R2 में से 3 कॉमन निकल सकता है, तो R2 को मैंने चेंज कर दिया, फिर से 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली R3 में भी 2 कॉमन निकल रहा है, तो R3 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहां पे मैं सारी रो को क्या करूंगा, 2 से, इसको 3 से डिवाइड करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर निकला है। सिंपली मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही अप्लाई कर रहा हूं, जो मैंने कल लिखवाया था फर्स्ट वाला, कि स्केलर से किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अभी आगे बढ़ते हैं स्लोली। ठीक है, स्लोली यहां पे हम कुछ भी, देखो यहां पे स्लोली जाना है, मैं भी स्लोली जा रहा हूं, क्योंकि कहीं भी एक एलिमेंट में भी मिस्टेक हो गई तो पूरा गेम हो जाएगा, पूरा आंसर बिगड़ जाएगा। तो बताओ मुझे क्या होगा, यहां पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, 1 1 -3, और यहां पे आ गया -1। ठीक है, 0 -1 3, और यहां पे आएगा 2, और लास्ट रो क्या आएगा, 0 माइनस, यहां पे आ गया -1 3 2, और यहां से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, -3, यहां से 2 कॉमन निकला तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और यहां से 2 कॉमन निकला तो कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, यहां तक हम आ गए। अभी मैं क्या करूंगा, सेकंड रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या बनाने हैं, मुझे 0 बनाने हैं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पे ध्यान दो, R2 R3 चेंज हो गया। कैसे, R3 में क्या करूंगा, पहले मैं सेकंड, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना है, तो -1 से अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बनेगा 3, फिर -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये R2। अभी यहां पे क्या आएगा वो देखो, ध्यान से मेरे साथ चलो, 1 1 -3 -1। फर्स्ट रो को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, सेकंड रो में भी कुछ चेंज नहीं आएगा। अभी ध्यान दो, -1 × -3, 3 + 3 क्या हो गया, 0 हो गया। 3 × -3 9, ये भी 0 हो गया। 2 × -3 -6, 6 - 6, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ये हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अभी मुझे बताओ, रैंक ऑफ ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना है, 2 है, क्योंकि ये इतना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2 है। ठीक है, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मुझे बताओ कितना है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब हम निकालेंगे तो ये पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसमें लास्ट वाला पूरा रो 0 है, 2 नॉन जीरो रोज है, तो इसका भी रैंक क्या आया, 2 आया। ठीक है, अभी दोनों का रैंक इक्वल आया, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है वो बाद में देखेंगे, लेकिन दोनों का रैंक आ गया कितना, 2 के बराबर। कितना आया, 2 के बराबर। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं मेरे पास, 3 है। तो रैंक ऑफ ए जो आया, जो कि किसके इक्वल था, रैंक ऑफ किसका ऑगमेंट, जो किसके कम है, दोनों का रैंक तो इक्वल आया 2, लेकिन वो किससे कम है, 3 से, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर इतनी बात, थोड़ा इंतजार करो मेरे साथ, क्योंकि आपका पता है सॉल्यूशन तो निकल चुका है, लेकिन इंतजार करो इसलिए क्योंकि इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, 2 बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में मैं असाइनमेंट भी दूंगा इसी का ही। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका ये बन गया। अभी क्योंकि जो ओरिजिनल सिस्टम था और ये इस इक्वेशन से जो सिस्टम बनेगा मैट्रिक्स से, वो दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पे ध्यान दो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आया, 1 1 -3 0 -1 3 0 0 0, और यहां पे आपका आएगा x y z, और ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा किसके, -1 2 0 -1 2 0। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे आएगा। पहले रो को सॉल्व करेंगे, x + y -3z = -1, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -y + 3z = 2, और थर्ड रो तो 0 आएगी, 0 × x + 0 × y + 0 × z = 0। तो उसका तो कुछ काम ही नहीं है। तो यहां पे रिजल्ट आ गया 2 इक्वेशन, रिजल्ट आ गया 2 इक्वेशन। अभी जो रिजल्ट निकला है उसमें आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और क्या है, 3 अननोन है। 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है। अगर हमारे पास 3 इक्वेशन और 3 अननोन होते तो सॉल्व कर लेते, लेकिन यहां पे रिजल्ट क्या आया है, 2 इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन 3 अननोन। तो इसका मतलब क्या है
किसी एक अननोन को हमें कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, किसी एक अननोन की वैल्यू हमें असाइन करनी पड़ेगी, उसको कुछ आर्बिटरी वैल्यू हमें देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं फ्री वेरिएबल। जो हमने पहला केस दिखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, जो था जब मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था y की वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रहे थे x की वैल्यू चेंज हो रही थी और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें मिल रहे थे। तो y मेरे हाथ में था, वहां पे y मेरे हाथ में था, मैं y की कुछ भी आर्बिटरी वैल्यू ले सकता हूं। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं फ्री वेरिएबल्स, ठीक है। ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री वेरिएबल्स। और जब ये सारी चीजें पता हो तो हम एक यहां पे चीज लिख दो कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हमारे पास कितने होंगे। फ्री वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, जिनको हम कुछ भी आर्बिटरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 थे, रैंक कितना आया 2, इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे 1। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 1 का मतलब यह है आप इन तीनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को आर्बिटरी वैल्यू दे सकते हो। अगर उस वेरिएबल को आपने आर्बिटरी कुछ भी वैल्यू असाइन कर ली तो बाकी के 2 वेरिएबल आप फाइंड कर लोगे उस तीसरे वेरिएबल की हेल्प से। क्लियर हो गया इतनी बात। अभी यहां पे ध्यान दो, यहां पे देखो यहीं से पता चल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो कुछ अभी यहां पे चीजें आप समझो, ऐसा नहीं रट्टा नहीं मारना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अभी चीजों को समझो कैसे। तो लेट अस से मैं z को कुछ भी आर्बिटरी नंबर दे रहा हूं, लेट z इज इक्वल टू t, लेट z इज k, चलो t या k कुछ भी लिखो, z इज इक्वल टू k। तो अगर z को मैंने बोल दिया वो एक नंबर है k, तो मुझे बताओ y क्या होगा। तो माइनस y प्लस 3k इज इक्वल टू 2। इसका मतलब y मेरा क्या आया, y आया 3k माइनस 2। और फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके मैं x भी फाइंड कर सकता हूं, कैसे, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई प्लस 3z। तो माइनस y मेरा यहां पे क्या आया माइनस 3k प्लस 2, और z मेरा क्या है k है तो प्लस 3k। तो x मेरा क्या आया 1 आएगा, x मेरा क्या आएगा 1, ठीक है। तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x y z इज इक्वल टू 1, और y क्या आया था मेरा 3k माइनस 2, z क्या मैंने असाइन किया k। आप कुछ भी ले सकते हो, यहां पे ऐसा नहीं है कि मैंने z को k लिया है, आप जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 1 है वो कोई भी ले सकते हो। यहां पे आप x को k ले लो, y को k ले लो, ठीक है। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप x को k ले लो, ठीक है, या तो y को k ले लो, फिर z k के फॉर्म में लेके आओ, फिर y और z को यहाँ पे k के फॉर्म में लिखो तो x कुछ और मिलेगा, जरूरी नहीं है आपको माइनस, जरूरी नहीं है कि 1 मिले, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स की बात करेंगे, वो वेरिएबल जिनको हम कोई भी आर्बिटरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने z को ले लिया, आप x को भी ले सकते हो, y को भी ले सकते हो, ठीक है। और k z इज इक्वल टू k आर्बिटरी वैल्यू, इसका मतलब अभी k की कुछ भी, देखो ये एक सॉल्यूशन बन गया, ये एक मेरे पास सॉल्यूशन रेडी है, तो मैं k की तो कुछ भी वैल्यू ले सकता हूं, इसलिए तो उसको फ्री वेरिएबल नाम दिया है, वी आर फ्री टू चूज इट्स वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, अगर k की वैल्यू 0 लेता हूं तो सॉल्यूशन क्या बनेगा 1 माइनस 2 0, k की वैल्यू 1 लेता हूं तो क्या बनेगा 1 1 1, k की वैल्यू अगर माइनस 1 लेता हूं तो सॉल्यूशन क्या बनेगा 1 k माइनस 5 माइनस 1। k की मैं इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता हूं, कोई भी नंबर ले सकता हूं, डेसिमल, फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर, कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है। तो मुझे अगर k की यहां पे इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है तो इसका मतलब यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे पास पॉसिबल है। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 ही होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा। ओके ठीक है, चलो यहां पे देखो लास्ट रो जो था उसमें मैंने वहां पे स्केलिंग भी किया था, वो भी यहां पे जाके देखो, ठीक है। ओके, रैंक कहां पे गलत है, रैंक दोनों का सेम ही आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। वापस जाके स्केलिंग ध्यान से देखो, दोनों लास्ट वाला पूरा रो 0 बनेगा, लास्ट वाला पूरा रो आपका 0 बनेगा, इसलिए लास्ट वाला पूरा रो 0 बना, इसलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 ही होगा।
2 ही होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 ही होगा, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 ही होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 ही होगा। ध्यान से अपनी कैलकुलेशन चेक करो, अपनी कैलकुलेशन चेक करो, वहां पे स्केलिंग में आपने मिस्टेक किया होगा, रैंक 2 ही आएगा बेटा। और ये सॉल्यूशन भी सही है, मेरे पास पूरे नोट्स हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे उसका रैंक 2 ही आएगा। फिर से कैलकुलेशन चेक करो, अगर और कुछ डाउट है, ये पूरी चीजें आपने नोट कर ली है ना, टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना, मैं वहां पे आपकी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे एक और मजेदार एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे एक मजेदार अभी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, वो ध्यान देना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपका आने वाला है। अभी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान दो। अभी चलो उसको साइड में रखो, रैंक अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप में डालना, तो मैं भी देखूं मिस्टेक कहां पे, मिस्टेक आप लोगों ने ही की है, ठीक है। तो चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं, बहुत ही फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा for the given system of linear equations, find the value of lambda for the given system of linear equations जो कि है मेरे पास x plus y plus z is equal to 1, ठीक है, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, लेमडा। और फिर लास्ट इक्वेशन है x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज फर्स्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, और दूसरा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आपको लेमडा के वो वैल्यूज बताने हैं ताकि फर्स्ट केस क्या हो, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या दे आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे, और लेमडा की वो वैल्यू बताओ ताकि वो मैं यहां पे लेमडा की वैल्यू रखूं, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो ओरिजिनल इक्वेशंस आएंगे उसका सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। 4 वेरिएबल, ठीक है 4, ओके। चलो देखो वहां पे स्केलिंग करो सही से, रैंक 2 ही आने वाला है, ठीक है, ओके 4 वेरिएबल का बताएंगे बेटा, बताएंगे। अभी देखो इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 वेरिएबल दिए हैं और 3 अननोन से, 3 इक्वेशन से, बोला है लेमडा की वैल्यू बताओ ताकि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का फर्स्ट केस में सॉल्यूशन क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। और फिर से इस सिस्टम को सॉल्व करो और बताओ लेमडा की क्या वैल्यू रखोगे यहाँ पे ताकि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मिले, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिले। तो सिंपली रैंक वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, पहले आप सॉल्व करो। पहले हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, सिंपली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलो मैं लिख देता हूं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा आपका 1 1 1 और यहां पे एक लकीर खींचो 1, ठीक है, 1 2 4 लेमडा, फिर क्या होगा 1 4 10 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, 1 4 10 लेमडा स्क्वायर। अभी सिंपली क्या करेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि रैंक ही कंपेयर करना पड़ेगा इसके लिए, इनफाइनाइट और यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1, R3 को भी चेंज करेंगे R3 माइनस R1। जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे के बार बार मैं बोल चुका हूं जीरो बनाने, 1 1 1 और ये मेरा 1, ठीक है, ये दोनों जीरो बन गए। सिंपली क्या किया, R2 में से R1 को सेपरेट करो, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 9 लेमडा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अभी क्या करो, इसके नीचे वाला जीरो बनाना है, तो इसके नीचे वाला जीरो करोगे तो क्या होगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 R1, R3 माइनस 3 R1, इसको चेंज करोगे तो सिंपली देखो क्या होगा, 1 1 1 और ये हो गया 1, ठीक है, 0 0 1 3 लेमडा माइनस 1। मैं क्या कर रहा हूं, ओके R2 सॉरी R2
ठीक है, R3 माइनस 3R2 क्या करूंगा मैं, R2 को पहले -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर R3 में ऐड कर दूंगा, तो R3 1 इंटू -3 प्लस 3 ये हो गया 0 1। ओके, यहां पे ध्यान दो, 3 इंटू -3 9, तो ये एलिमेंट हो गया 0, ये एलिमेंट क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ओके ओके, चलो एलिमेंट हो गया 0। अभी यहां पे ध्यान दो, ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा, ये बनेगा लेमड़ा स्क्वायर -1 -3 लेमड़ा प्लस 3, तो ये क्या बनेगा लेमड़ा स्क्वायर -3 लेमड़ा प्लस 2। ठीक है, तो चलो आगे क्या क्या दो केस है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का और एक यूनिक सॉल्यूशंस का, एक यूनिक सॉल्यूशन का। चलो इसको देखते हैं, इसको भी यहां पे देखो, थोड़ा ध्यान देना, सावधानी बरतनी है आपको। ठीक है, ओके, तो मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया फाइनली, यहां पे फिर से बड़े अक्षरों में यहां पे लिख रहा हूं 1 1 1 और ये मेरा 1। ठीक है, ये क्या आ गया 0 1 3 लेमड़ा -1, ये आ गया 0 0 0 लेमड़ा स्क्वायर -3 लेमड़ा प्लस 2। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो फर्स्ट हमें क्या करना है वो देखो, फर्स्ट हमें ये करना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का पहले रैंक सेम होना चाहिए, और एक किससे नीचे होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, जो कि यहां पे कितने हैं 3 हैं, जो कि यहां पे कितने हैं 3 है। अभी यहां पे एक बात नोट करो, यहां पे एक बात आपको ये नोट करनी है कि यहां पे देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके अंदर लेमड़ा नहीं है, उसका रैंक आपके पास आ गया है, देखो कितना आया है उसका रैंक, उसका रैंक आया है 2। ठीक है, उसका रैंक आया है 2। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए तो आपको जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका भी रैंक कितना बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, तो ही दोनों इक्वल होंगे, और वो किससे कम होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि 3 है। अगर मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 बनाना है, यहां पे देखो, अगर मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 बनाना है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का लास्ट वाला रो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लेमड़ा की कोई भी वैल्यू ले लो, आप सेकंड रो को कभी भी 0 नहीं बना। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि वो सेकंड रो को 0 बना देगा और थर्ड रो में इसको नॉन 0 बनाएगा तो भी रैंक 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सेकंड रो में आप लेमड़ा की कोई भी वैल्यू डाल दो, रैंक कभी भी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 2 नॉन 0 एलिमेंट प्रेजेंट है 1 और 3, तो पूरा खेल होगा वो थर्ड रो में ही होगा। इसका मतलब क्या है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 बनाओ। 2 बनाने का एक ही जरिया है, लास्ट वाले रो को हम 0 बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 एलिमेंट 0 हैं, चौथा एलिमेंट लेमड़ा पे डिपेंड करता है, तो लेमड़ा की ऐसी वैल्यू ढूंढ के आओ कि ये चौथा एलिमेंट भी 0 हो जाए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाए 2। सिंपली चौथे एलिमेंट को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो हमें क्या बनाना है, लेमड़ा स्क्वायर -3 लेमड़ा प्लस 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसके 2 रूट्स होंगे, देखो लेमड़ा इज इक्वल टू 1 एंड लेमड़ा इज इक्वल टू 2, एंड लेमड़ा इज इक्वल टू 1 और लेमड़ा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेमड़ा इज इक्वल टू 1 रखो या फिर लेमड़ा इज इक्वल टू 2 रखो, आपके हाथ में दोनों चॉइसेस हैं। अगर ऐसा करते हो तो ये वाला लाइन आपका थर्ड रो पूरा 0 बनेगा। देखो कैसे, लेमड़ा इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 + 1 2 - 3 0, या तो लेमड़ा इज इक्वल टू 2 रखो, 4 + 2 6 - 6 0। तो लेमड़ा इज इक्वल टू 1 रखो या तो लेमड़ा इज इक्वल टू 2 रखो, तो पूरा थर्ड रो आपका क्या हो जाएगा, पूरा थर्ड रो आपका हो जाएगा क्या, पूरा थर्ड रो आपका हो जाएगा 0। ओ मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 बन गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑलरेडी 2 रैंक था, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑलरेडी 2 रैंक था, और वो किससे कम है, 3 से कम है, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर इतना, ओके ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको,
इतना क्लियर यहां तक? चलो मुझे बताओ, किसी को कुछ डाउट है क्या आज? ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल है, ठीक है, एक और एग्जांपल है, चलो वो मैं होमवर्क में दूंगा, ऑलरेडी लंबा हो गया है सेशन, ठीक है, वो मैं होमवर्क में दूंगा। अच्छा, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए लेमड़ा का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, यूनिक, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? आज के सेशन में पूरा समझ गए ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे हमें सॉल्व करना है? ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो आप समझ गए। आई होप पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अभी मुझे एक बात बताओ कि क्या इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? क्या इस सिस्टम का क्लियर हो गया सब? एवरीथिंग इज फाइन? आपको अभी पता चल रहा है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कैसे हमें डील करना है, कैसे चीजों को समझना है? ओके, सब क्लियर? ठीक है, चलो देखो अभी यहां पे एक बात नोटिस करो, इसका कभी भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों का रैंक, पहली कंडीशन है, बराबर होना चाहिए और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए। क्योंकि लेमड़ा की यहां पे कोई भी वैल्यू डाल दो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक हमेशा 2 ही रहेगा, 3 तो कभी भी आएगा ही नहीं। आप लेमड़ा की ऐसी वैल्यू देखो, लेमड़ा अगर 1 या 2 इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो ये एलिमेंट तो नॉन जीरो बन जाएगा, ये एलिमेंट नॉन जीरो बन जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तीसरा कंडीशन डाल दो, यूनिक सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, यूनिक सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, जो कि हमने देखा इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। मुझे एक बात बताओ, तीसरा केस यहां पे बताओ, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। लेमड़ा के वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, कहानी में ट्विस्ट, पिक्चर में ट्विस्ट। मुझे लेमड़ा के वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इस सिस्टम का। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत एक्टिव हो, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। ठीक है, कोई भी लेमड़ा की वैल्यू ले लो, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। मुझे एक बात बताओ, क्या लेमड़ा के कुछ ऐसे वैल्यूज पॉसिबल है जिसके लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं होगा? क्या लेमड़ा के ऐसे वैल्यूज पॉसिबल है जिसके लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा? ठीक है, वेरी गुड, ओके, ठीक है, ओके, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अभी रैंक ऑफ ए तो लेमड़ा पे डिपेंड है ही नहीं। रैंक ऑफ ए आपका आ गया कितना? 2। आपका कितना आ गया? 2। अगर मैं रैंक ऑफ ए बी को 3 बना दूं तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर इस इक्वेशन में मैं लेमड़ा इज इक्वल टू 1 एंड लेमड़ा इज इक्वल टू 2, ठीक है, अगर इस इक्वेशन में मैं ये वाले एलिमेंट में लेमड़ा, इस मैट्रिक्स में ऐसा बोल सकता हूं, लेमड़ा इज इक्वल टू 1 एंड लेमड़ा इज इक्वल टू 2 छोड़ के कोई भी वैल्यू रखूं लेमड़ा की, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। अगर ये एलिमेंट नॉन जीरो हो गया तो मुझे बताओ जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि 2 के बराबर नहीं है। उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमड़ा अदर देन 1 एंड 2 देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और उस केस में हम बोलेंगे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या था? इनकंसिस्टेंट था। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी लास्ट में असाइनमेंट तो आपको मिलेगा ही। चलो एक होमवर्क में यहां पे आपको लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन असाइनमेंट में शायद नहीं दिखेगा, उसको आप सॉल्व करके अभी ही टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना। इसमें एक लेमड़ा पूछा था, उसमें वहां पे 2 वेरिएबल है जिसपे कंडीशन इंपोज करनी है। ठीक है, ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो यहां पे, इन्वेस्टिगेट, ठीक है, थोड़ी हाई फाई लैंग्वेज, इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज, इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ, इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ लेमड़ा एंड म्यू so
so that the system ये सिस्टम यहाँ पे दिया गया है 2x plus 3y plus 5z is equal to 9, 2x plus 3y plus 5z is equal to 9, 7x plus 3y minus 2z is equal to 8, 2x plus 3y plus lambda z is equal to mu. ठीक है, investigate the values of lambda and mu so that the system has first unique solution, two no solution, और तीसरा ऑब्वियसली क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो जैसे इसमें एक ही लेमड़ा था और उस पर कंडीशन इंपोज करनी थी, यहाँ पे दो अननोन्स है लेमड़ा एंड म्यू. ठीक है, जो आपको उन पे कंडीशन इंपोज करनी है, उनके वैल्यूज ऐसे बताने ताकि यूनिक सॉल्यूशन बने, नो सॉल्यूशन बने और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बने. ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई. ठीक है, ठीक है, चलो ओके. ठीक है, यहां पे देखो ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लो नोटबुक में. ठीक है, मैं नहीं भेजने वाला ग्रुप में, इस क्वेश्चन को नोट कर लो. ठीक है, मैं नहीं भेजने वाला स्क्रीनशॉट खींच के. इतने आलसी मत बनो. ठीक है ना, अभी तो गेट में 3 महीने बाकी और इतना आलसपन. ठीक है, तो मैं कुछ नहीं भेजने वाला. इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में जो भी करना है करो. ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अभी अच्छे से और इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में डालना. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, टेलीग्राम ग्रुप में असाइनमेंट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का तब तक नहीं दूंगा जब तक जो लास्ट असाइनमेंट में 25 से 30 क्वेश्चन दिए थे रैंक पे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म पे, इनवर्स पे, डिटरमिनेंट पे, उसका मुझे टेलीग्राम ग्रुप में अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है. तो टेलीग्राम ग्रुप में जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उसका लिंक नीचे दिया गया है, वो जाके देख सकते हैं. क्लियर हो गई इतनी बात. तो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है. एक इंपॉर्टेंट बात, अभी क्या करना, 250 डेज पे जाना, 250 डेज प्लान में जाना. मेरे 250 डेज जो मैक्स का प्लान है उसका लिंक नीचे दिया गया है. उस पे देख, जैसे कि मैंने कल बोला था आपको कौन कौन से लेक्चर आपको देखने, वैसे ही आज जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ाया है उसके बेस पे आपको कुछ लेक्चर्स देखने. लेक्चर नंबर देखना 5 से 9, 250 डेज प्लान में मैक्स में 5 से 9 मतलब 5 लेक्चर जो आपके थे वो देखना. उसमें मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के गेट के कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम डिस्कस किए, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं. तो वहां पे जाके आप सीखोगे, वहां पे भी मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया. ठीक है, तो यहां तक हम रखते हैं आज के सेशन को. ओके, आपको असाइनमेंट नहीं मिल रहा है. ओके, ठीक है, असाइनमेंट आपको नहीं मिल रहा है. ओके, मैं देखता हूं, चलिए कुछ करता हूं. ठीक है, चलिए मैं देखता हूं, कुछ ट्राई करता हूं. अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक बात याद रखना, पूरा ये वीडियो अच्छे से देख लिया है तो 250 डेज मैक्स का प्लान दे दिया, लिंक दे दिया है. उसमें लेक्चर नंबर 5 से या लेक्चर नंबर 6 से, जिसमें टाइटल होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पार्ट 1, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पार्ट 2, वो वाले लेक्चर या तो 5 से 9 होगा या 6 से 9 होगा. ठीक है, 10 वाला डिटरमिनेंट का है तो 6 से 9 या 5 से 9 टाइटल देख लेना. वो लेक्चर्स आपको फॉलो करने हैं. तो पॉसिबल हो, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे का सेशन है, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, पॉसिबल हो तो कल ही देख के आना, नहीं तो कल तो पक्का ही देखना, कल के सेशन के बाद. ओके, ठीक है. 5 में मैट्रिक्स का रैंक है, 5 में कल दिया था मैट्रिक्स का रैंक है, तो 6 से 9 देखना. ठीक है, 6 से 9 देखना. आपको बहुत सारी चीजें और बहुत वहां पे अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में. क्लियर हो गई इतनी बात. ओके, चलो 6 to 9 है, 6 to 9 सब लोग 6 to 9 देख लेना. ठीक है, तो सबको गुड नाइट. फिर से मिलेंगे नेक्स्ट, कल आना. कल हम इंपॉर्टेंट चीजें हम सीखने वाले हैं कल, क्योंकि
आज जो भी हमने डिस्कस किया था वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था। वो मैंने अभी तक नई चीज डिफाइन की है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, वो कल बताऊंगा, टेंशन ना लो। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, वो भी हम कल देखेंगे। और कल अगर टाइम हमें मिला तो हम चीजों को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं वो हम कल सीखेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं वो हम सीखेंगे, क्योंकि वो चीजें हमें कब काम आती है, वो काम आती हैं कभी कभी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है। फिर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में जाएंगे परसों के लेक्चर में, तो वहां पे भी आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वहां पे पूछता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स बताओ, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इतने ऐसे निकालते हैं, ऐसा नहीं। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है वो भी आप सीखोगे। तो ये सब चीजें तो कल के सेशन में, और फिर ट्राई करेंगे परसों के सेशन तक हम लीनियर अलजेब्रा को एनी हाउ खत्म कर दें। फिर हम सबसे बड़े तोप पे जाएंगे, जो कि सबसे बड़ा ज्यादा जहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो चैप्टर है वो है आपका कैलकुलस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी टाइम में कल 9 बजे। तब तक के लिए सबको गुड नाइट।